Good day, everyone, and welcome to the first lecture for Law of Contract. My name is Bhavna, and I am going to be the lecturer for this subject. Law of Contract in India is contained in the Indian Contract Act 1872. This act is based mainly on English common law, consisting of judicial precedent. Indian Contract Act 1 सितंबर 1872 में एप्लीकेबल हुआ था और बेसिकली ये एक्ट इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इंस्पायर्ड है। मींस ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रोविजंस है, जो रूल्स हैं, वो हमने इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिए हैं। इसका हम ये भी कह सकते हैं कि हमने ब्रिटिशर्स ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया को दिया था। और जो कॉमन लॉ का मतलब होता है जज मेड लॉ, जजेस के द्वारा बनाया गया लॉ। तो हम जुडिशियल प्रेसिडेंट और कॉमन लॉ को भी फॉलो करते हैं। जो ब्रिटिशर्स के जो जजेस थे, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो लीडिंग केसेस थे, उनमें जो जजमेंट दिया है, वो आज भी हम फॉलो करते हैं। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले हमें एग्रीमेंट को समझना पड़ेगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। इन जनरल सेंस वी कैन से एग्रीमेंट इज ए एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस। तो एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, सोशल एग्रीमेंट एंड कॉमर्शियल एग्रीमेंट। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों से प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम्हारे 10th में 95% आ गए तो हम तुम्हें बाइक दिलाएंगे, और इन केस अगर पेरेंट्स वो बाइक नहीं दिलाते हैं तो क्या वो बच्चा अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट केस लेके आएगा? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि एक सोशल एग्रीमेंट है। कुछ फ्रेंड्स के बीच में एग्रीमेंट होता है कि आज किसी कैफ़े में बैठ के चाय पियेंगे और फ्रेंड नहीं आते हैं, तो क्या दूसरा फ्रेंड उनके अगेंस्ट केस लेके आ सकता है? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल एग्रीमेंट, और सोशल एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। तो हम किसे कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं? हम कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं कॉमर्शियल एग्रीमेंट को, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस को हम एग्रीमेंट मानते हैं। सोशल एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। एग्रीमेंट प्लस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट प्लस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों को मिला के कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट प्लस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन को कवर करता है। तो अब कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं? कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन जो हम हमारी डेली लाइफ में करते हैं, जैसे स्कूल जाना, कॉलेज जाना, जब बाइक खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। एक्सेप्ट वो प्रोमिसेस जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आते। जैसे हम अब डिस्कस कर चुके हैं, ये किसका पार्ट बन जाएंगे? ये सोशल एग्रीमेंट का पार्ट बन जाएंगे। अगर आपने अपने फ्रेंड्स को डिनर पे बुलाया और आप घर पे नहीं हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या आप अपने फ्रेंड के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। रीज़न कि वहाँ पे देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप।
Now, as per definition of contract given under Indian Contract Act, कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन है? अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H of Indian Contract Act defines the term contract, which means agreement enforceable by law is a contract. मतलब कि कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हो जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट. तो मतलब एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी ऐड करने से कॉन्ट्रैक्ट बनता है. तो यहाँ पे हम एनफोर्सेबिलिटी का मीनिंग देखेंगे और एनफोर्सेबिलिटी का सोर्स क्या होता है ये डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली एनफोर्सेबिलिटी का मीनिंग होता है यू हैव ए लीगल रेमेडी, दैट इज लीगल रेमेडी इज अवेलेबल टू यू. एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है कि आप केस फाइल कर सकते हैं. अगर किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो यस यू कैन फाइल ए केस. ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है. अब नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सिबिलिटी किसी एग्रीमेंट को एनफोर्सिबिलिटी कहाँ से मिलती है? क्या सोर्स है एनफोर्सिबिलिटी का? तो जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस क्या किया था कि जब एग्रीमेंट प्लस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट. तो जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सिबिलिटी मिलती है. ये एनफोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सिबिलिटी का सोर्स है. सो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? तो फर्स्ट इज एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज. तो एक पार्टी होगी ऑफरर, सेकंड पार्टी होगी ऑफरिंग. अगर जब तक बायर्स और सेलर नहीं मिलेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? एक पर्सन क्या खुद से अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? द आंसर इज नो. कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं. पहली सर्विस प्रोवाइडर, सेकंड सर्विस बायर. एग्जाम्पल, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट क्या है? सर्विस प्रोवाइडर, और हम क्या है? सर्विस बायर. हम उनकी सर्विस ले रहे हैं. और जब तक सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस बायर नहीं मिलेंगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? सेकंड एसेंशियल एलिमेंट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. कि 2 पार्टीज होती हैं तो एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी पार्टी का साइमल्टेनियसली एक्सेप्टेंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ए वॉन्ट टू परचेज द लैंड ऑफ बी. ए बी की ज़मीन खरीदना चाहता है तो ए ऑफर करता है बी को कि मैं तुम्हारी ज़मीन 1 करोड़ में खरीदना चाहता हूँ. ये क्या है? ये ए के द्वारा दिया गया ऑफर है बी को. ठीक है. अब तक तो जब अगर बी इसको एक्सेप्टेंस नहीं देता तब तक ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. बी की एक ऑफर को एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है. यहाँ पे ए ने जो बी को ऑफर किया है कि मैं तुम्हारी ज़मीन 1 करोड़ में खरीदना चाहता हूँ, यहाँ पे बी की जब एक्सेप्टेंस मिलेगी कि हाँ ठीक है तुम 1 करोड़ में मेरी ज़मीन खरीद लो, तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. तो सेकंड एसेंशियल एलिमेंट क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. नाउ थर्ड एसेंशियल एलिमेंट, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसे, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. अगर आप किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपके उस टाइम माइंडसेट ये है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो आई विल टेक हिम टू ए कोर्ट, तो क्या होगा? वहाँ पे आपको पता है कि अगर ये बंदा आगे जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देगा तो आई विल टेक हिम टू द कोर्ट. तो
कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या है, विच रिलेशनशिप यू आर क्रिएटिंग विद दैट पर्सन, लीगल रिलेशनशिप। कैसे? क्योंकि रीज़न, क्योंकि आप सोच रहे हो कि अगर इस पर्सन ने ब्रीच कर दिया इस कॉन्ट्रैक्ट को तो मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ये लीगल रिलेशनशिप कहाँ क्रिएट होती है? ये कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस में क्रिएट होती है। ठीक है, बट जहाँ बात आ जाती है फैमिली मेम्बर्स की, फ्रेंड्स की, तो वहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती। तो इसका एक इंग्लिश केस लॉ है, फेमस इंग्लिश केस लॉ है बाल्फर वर्सेस बाल्फर। इस केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि वो उसको हर मंथ एक्सपेंसेस देगा, पर आफ्टर सम टाइम हस्बैंड इस पेमेंट एक्सपेंसेस का पेमेंट देने से डिनाई कर देता है। वाइफ उसे कोर्ट में, हस्बैंड के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर देती है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या जजमेंट देता है? कोर्ट कहता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन के बीच देयर इज ए हस्बैंड वाइफ में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। साइमल्टेनियसली सेलर और बायर, क्रेडिट और डेब्टर, इनके बीच में क्या होता है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है, पर फैमिली मेम्बर्स के बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि अगर आप जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अगर उनमें से एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देती है तो दूसरी पार्टी उसको कोर्ट, उसके अगेंस्ट केस कर सकती है, उसे कोर्ट में लेके जा सकती है। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का कंसेंट फ्री होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बोलता है बी को कि आई वॉन्ट टू परचेज योर कार, और बी फ्रीली, किसी दबाव में, किसी जोर ज़बरदस्ती में ना आके कंसेंट देता है, तो इसे बोलते हैं फ्री कंसेंट। एट द सेम टाइम ए बी को बोलता है कि आई वॉन्ट योर कार, और अगर तुमने नहीं दी, आई वॉन्ट टू परचेज योर कार, और अगर तुमने नहीं दी तो आई विल किडनैप योर सन। तो इन सच केस ये कंसेंट है, ये फ्री कंसेंट नहीं है और ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कोई भी ऐसी कंसेंट जो कि कोहर्जन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, मिस रिप्रेजेंटेशन में या फ्रॉड करके या मिस्टेक करके ली जाती है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं एक दूसरे से जब प्रॉमिस करती हैं तो वो प्रॉमिस ऐसा होना चाहिए कि वो परफॉर्म किया जा सके। जो एग्रीमेंट किया है उसका प्रॉमिस परफॉर्म किया जा सके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्स बोलता है वाई को कि एक्स प्रॉमिस करता है वाई को कि आई विल पे यू 1000 रुपीज़ इफ़ यू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, मतलब कि अगर तुम जादू से खजाना ढूंढ लोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। तो ये सबको पता है जादू से खजाना ढूंढना इम्पॉसिबल है, तो ऐसी कोई भी चीज़ों का जिसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है तो उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते भी हो, अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते भी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में जो एक्स ने वाई से जो एग्रीमेंट किया है ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, और अगर एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता। तो इट मीन्स जो भी आप प्रॉमिस करते हैं किसी भी एग्रीमेंट के लिए तो वो ऐसा होना चाहिए जिसे आप परफॉर्म कर सकें। सो इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं कि आप कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकते जो कि इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म वाले प्रॉमिस करते हैं तो वो वैलिड नहीं माने जाते।
नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, मतलब कौन सी पार्टीज़ है जो कि कैपेबल है एंटर इनटू ए एग्रीमेंट, मतलब कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविज़न है, रूल दे रखा है कि कौन कौन से पर्सन हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बोला है कि एवरी पर्सन इज़ कैपेबल टू डू एग्रीमेंट, एवरी पर्सन इज़ कैपेबल टू डू एग्रीमेंट एक्सेप्ट, मतलब अब कौन कौन नहीं कर सकता। पहला माइनर, ठीक है, जो 18 साल से कम हो, ठीक है, जिसकी एज 18 साल से कम हो। सेकंड, जो अनसाउंड माइंड हो, मतलब ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट की या एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को ना समझ सके, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं समझ सके। थर्ड है डिस्क्वालिफाइड पर्सन, लॉ में ऐसी लिस्ट दे रखी है, ऐसे लॉ मतलब कौन कौन लॉ में बता रखा है कि कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो पहला है इंसॉल्वेंट, जिसका जो बैंक करप्ट हो गया हो, जिसका दिवालिया निकल गया हो, ठीक है, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट, जो हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज बैंक करप्ट। सेकंड है एलियन एनिमी, एलियन एनिमी का मतलब होता है ऐसी कोई भी कंट्री जिस कंट्री से हमारा वॉर चल रहा है, वहाँ के सिटीजन्स को अगर वहाँ के सिटीजन्स को हम एलियन एनिमी बोलते हैं और उन सिटीजन्स के साथ हम ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसे बोलते हैं एलियन एनिमी। थर्ड है द पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड, मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जिसको कोर्ट ने जिसके अगेंस्ट में सेंटेंस सुना रखी हो, जिसको जेल की सज़ा सुना रखी हो, जो जेल में हो, तो ऐसे पर्सन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि एवरी पर्सन इज़ कैपेबल एक्सेप्ट दिस फॉलोइंग पर्सन, फर्स्ट माइनर, सेकंड एलियन एनिमी, थर्ड द पर्सन हु इज़ कन्विक्टेड, मतलब कोर्ट ने जिस पर्सन के अगेंस्ट में सज़ा सुना रखी हो। अब नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, उसका पर्पसफुल होना चाहिए। तो जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो उसका पर्पस लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बोलता है बी को कि तुम अगर सी का पर्स स्टील चोर के लाओगे तो आई विल गिव यू 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो ये ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, इसका जो पर्पस है ये लॉफुल नहीं है, ये लॉ के अगेंस्ट है, तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट है बिटवीन ए और बी इज़ अनलॉफुल बिकॉज लॉ डज नॉट अलाउ सच थिंग्स। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। सेकेंडली, अगर कोई फ्रॉड करने के लिए, किसी थर्ड पर्सन के साथ फ्रॉड करने के लिए दो पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो भी वो अगेंस्ट लॉ है, तो वो लॉफुल एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट है। इसी में सेकंड है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, उसके कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के रिटर्न में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ को क्या मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ए बी से कार खरीद रहा है, तो ए का कंसिडरेशन क्या है? वो कार, और बी का कंसिडरेशन क्या है? जो कार के एवज में उसने पैसा लिया है वो बी का कंसिडरेशन है। हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारा मूवी का एक्सपीरियंस होता है वो हमारा कंसिडरेशन है, और जो हम मूवी देखने के लिए जो टिकट खरीदते हैं तो उसके लिए जो पैसा देते हैं वो उनका, जो जिसका सिनेमा हॉल वालों का कंसिडरेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल, हम जैसे मैकडोनल्ड्स में जाते हैं बर्गर खाने के लिए, तो जो हम बर्गर खा रहे हैं वो हमारा कंसिडरेशन है, और जो बर्गर के लिए हम पे कर रहे हैं वो मैकडोनल्ड्स वालों का कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो ये कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर
ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है विदाउट लाइसेंस की गन को खरीदने के लिए, तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है, जो वो जैसे ए विदाउट लाइसेंस की गन ले रहा है और उसके जो एक्सचेंज में जो उसको पे कर रहा है बी को, ये दोनों ही यहाँ पे अनलॉफुल कंसिडरेशन है। अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो जिसका कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वो वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज कंसेंसस एड इडम। इसका मतलब होता कंसेंसस एड इडम का मतलब होता है सेम थिंग इन द माइंड ऑफ द बोथ पार्टीज। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उनके बीच में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, उनके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, ए बोलता है बी से कि आई वॉन्ट टू परचेज योर कार। बी के पास उस टाइम पे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हाँ ए बोलता है बी से कि आई वॉन्ट टू परचेज योर ब्लैक कार। उस टाइम पे बी के पास ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ भी होती है और ब्लैक कलर की मारुति सुजुकी भी होती है, बट ए यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करता कि उसे कौन सी कार चाहिए, और बी ए को चाहिए होती है ब्लैक वाली मर्सिडीज़, पर बी सोच रहा होता है कि उसको ब्लैक वाली मारुति चाहिए। तो यहाँ पे देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ कन्फ्यूज़न। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए देयर शुड नॉट बी एलिमेंट ऑफ कन्फ्यूज़न, वहाँ पे फैक्ट शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। इन दिस केस सेम चीज़ को लेके कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ए को चाहिए ब्लैक मर्सिडीज़ और बी सोच रहा है इसको मारुति सुजुकी को लेके कॉन्ट्रैक्ट है, तो कन्फ्यूज़न कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए बन रहा है। तो इस सिचुएशन में कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो फैक्ट्स और बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दोनों पार्टीज़ के बीच में फैक्ट्स की क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या होता है, कंसेंसस एड इडम, सेम थिंग इन द माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज़। नेक्स्ट है एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ। वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड वैलिड का अपोजिट है। वॉइड का मतलब होता है शून्य, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जो जिस पे एनफोर्सिबिलिटी कोई एलिमेंट ना हो, नो एनफोर्सिबिलिटी। वॉइड एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल नहीं कराए जा सकते। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड, कौन कौन से एग्रीमेंट्स को वॉइड एग्रीमेंट्स माना गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं, जैसे कि बेटिंग होती है, शर्त लगते हैं, जो मैचेस वगैरह में जो शर्त लगती है, इनको क्या बोलते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत इन्हें हम वॉइड माना गया है। यहाँ पे इनको आप कोर्ट में जाके एनफोर्सेबल नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ में अगर पार्टीज़ के रिक्वायर्ड है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना चाहिए तो वो रिटर्न होना चाहिए, प्रॉपरली स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए। अगर उसमें पार्टीज़ ने इफ़ देयर इज़ रिक्वायरमेंट कि उसका कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन चाहिए तो वो रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, विटनेसेस के साइन इफ़ रिक्वायर्ड बाय द पार्टीज़। तो ये क्या होती है, ये सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट एग्रीमेंट के साथ जब ऐड हो जाते हैं तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।